यह कहानी है ऐसे दो अलग अलग लोगों की जिनकी दुनिया ही अलग है। दोनों का रहन सहन खाना पीना सब अलग है। प्रोफेशन भी अलग है। एक आग है तो दूसरा पानी। एक डॉक्टर है तो दूसरा आईपीएस। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के मोस्ट फेमस डॉक्टर अरमान कपूर की, जिनको मेडिकल फील्ड में किसी भगवान से कम नहीं माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा की हुई सर्जरी हमेशा सक्सेसफुल होती है। और दूसरी तरफ है आईपीएस ऑफिसर तपस्या सिंह, जिसके रौबदार व्यक्तित्व के आगे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े गुंडों की भी खटिया खड़ी कर देती है। उसकी गरजदार आवाज़ सुनकर गुंडे थर थर काँपने लगते हैं। मुंबई कपूर एंड सन्स हॉस्पिटल। वहाँ पर एक एम्बुलेंस आकर रुकती है और कुछ वार्ड बॉयज़ एक आदमी को स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर ले जाने लगते हैं। ठीक तभी वहाँ पर आईपीएस की कार आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की उतरती है जिसने वर्दी पहनी हुई थी। चेहरा पूरा गुस्से से भरा हुआ था। उसके नेम प्लेट पर एसीपी तपस्या सिंह लिखा हुआ था। वो लड़की भी अंदर गई। हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उस आदमी को लाया गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको बहुत मारा पीटा गया हो। वह एकदम लहूलुहान हालत में था। बेचारे को होश ही नहीं थी। वार्ड बॉय, इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, जल्दी से डॉक्टर अरमान कपूर को बुलाओ। इनकी क्रिटिकल कंडीशन को डॉक्टर अरमान कपूर ही संभाल सकते हैं। तपस्या, कोई है इस हॉस्पिटल में या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है? कोई इंतज़ाम तो नहीं लगता किसी पेशेंट के लिए? तपस्या गुस्से में और चिल्लाकर बोली कि सब लोग डर गए। वार्ड बॉय, मैम शांति रखिए, हमने डॉक्टर अरमान को बुलाया है, वो आते ही होंगे, लेकिन इनकी हालत बहुत गंभीर लग रही है। तपस्या, इसका इलाज मुझे जल्द से जल्द चाहिए, और याद रहे यह मरना बिल्कुल नहीं चाहिए। तपस्या ने अपनी गरजदार आवाज़ में धमकी भरे अल्फाज में कहा। तभी वहाँ एक हैंडसम सा डॉक्टर आता है, आंखों पर चश्मा लगाए हुए, जिसका व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई भी लड़की इस पर फ्लैट हो जाए। यह कोई और नहीं बल्कि अरमान कपूर है। अरमान, यह क्या लगा रखा है? और मैडम, आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? यह आपका पुलिस स्टेशन नहीं, हॉस्पिटल है। यहाँ शांति बनाकर रखिए। तपस्या, देख डॉक्टर, मैं यहाँ पर तेरा लेक्चर सुनने को नहीं आई हूँ। जो करवाने आई हूँ चुपचाप कर, इसी में तेरी भलाई है। बात आई समझ? अरमान, यह हॉस्पिटल है मैडम, यहाँ पर इलाज कराया जाता है, आपकी तरह धमकी नहीं दी जाती। और ख़ुद को क्या समझती हैं आप? एक वर्दी क्या पहन ली, एटीट्यूड आ गया। और यह मत भूलिए, यह मेरा हॉस्पिटल है अरमान कपूर का, इसलिए शांति से काम लीजिए। और यहाँ पर और भी बहुत सारे पेशेंट हैं, समझी? इस तरह तो आप सबको परेशान कर रही हैं। तपस्या, मैंने तुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या करना क्या नहीं, इसलिए एक डॉक्टर होने के नाते इसका जल्द से जल्द इलाज करो। अगर इसको कुछ भी हुआ तो सोच लीजिए, तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हारा इलाज इस हॉस्पिटल में भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना कहा है उतना करो, वरना तुम्हारा इलाज इस हॉस्पिटल में मुश्किल ही हो पाएगा। डॉक्टर अरमान। अरमान, आप मुझे मेरे ही हॉस्पिटल में धमकी दे रही हैं। इसका क्या अंजाम हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानती हैं। तपस्या, अब तुम अपनी तारीफों के पुल बांधना छोड़ो और इलाज शुरू करो। डॉक्टर, वरना देख डॉक्टर, अगर आईपीएस तपस्या सिंह अपने असली रूप में आ गई ना, तो तुम तो क्या, तुम्हारे ख़ानदान का एक आदमी तक नहीं बचेगा। इसलिए बोल रही हूँ, टाइम वेस्ट कम करो और इलाज करो। अरमान गुस्से से एक नज़र उसको देखता है, फिर आदमी को देखता है। अरमान, फ़िलहाल इसका इलाज मेरे लिए तुम्हारी बकवास से ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तुम्हारे इस भड़के हुए दिमाग का इलाज तो मैं ही करूँगा। मिस तपस्या। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उस आईपीएस ने डॉक्टर की आंखों में आंखें डाल उसके ही हॉस्पिटल में धमकी दे डाली। फिलहाल डॉक्टर के लिए पेशेंट ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए जल्दी निगाह उस पेशेंट पर डाली जो बेचारा अधमरी हालत में तड़प रहा था। उस आदमी को एडमिट कर लिया गया और उसका इलाज शुरू हो गया। तपस्या ने अपना हाथ गुस्से में दीवार पर दे मारा।
तपस्या, एक तो पहले ही मेरा मूड ऑफ था, ऊपर से ये चश्मिश डॉक्टर समझता क्या है खुद को। आईपीएस तपस्या से ऐसे बात करेगा। इस चश्मिश से मैं खैर बाद में निपटूंगी। तभी तपस्या का फ़ोन बजता है। देखती है कमिश्नर का कॉल था। वह तुरंत फ़ोन उठा लेती है। तपस्या, जय हिंद सर। कमिश्नर, यह मैं क्या सुन रहा हूँ ऑफिसर तपस्या, कि तुमने उस आदमी को इतना टॉर्चर किया कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई। तपस्या, क्या करती सर, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था कि इसको मैं जान से मार दूं, लेकिन नहीं, इतनी आसान मौत उसको नहीं मिलने वाली। उसको मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तपस्या ने गुस्से में कहा। कमिश्नर, पिछले 2 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं तपस्या, लेकिन तुम्हारा गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ। जानती हो ना, तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और रही बात उसको सज़ा देने की, तो सज़ा उसको कानून देगा, ना कि तुम। और तुम एक आईपीएस हो तपस्या, यह बात तुम भूल जाती हो और मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। तुम्हें अपना मकसद याद है ना? तुमने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की थी? अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तब मैं भी चाहकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी रहना। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का तुम्हारा मकसद में फेल हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा गुस्सा कम ना हुआ तो इसलिए समझा रहा हूँ, अपने गुस्से को अपनी कमज़ोरी मत बनने दो। तपस्या, सॉरी सर, लेकिन उस आदमी ने एक मासूम बच्ची के साथ गलत करके उसको बुरी तरह से जलाकर मार डाला। वह इंसान नहीं, एक दरिंदा है जो ऐसा घिनौना काम करते हुए उसको शर्म नहीं आई, उसकी रूह नहीं कांपी। इसलिए मैंने उसके साथ जो किया वो भी बहुत कम था। जानती हूँ गुस्से में किया, लेकिन मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इस नीच दुष्कर्म के लिए उसको जितना टॉर्चर किया जाए उतना ही कम है। कमिश्नर, तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है तपस्या, लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुमने क्यों पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। तपस्या, जी सर। कमिश्नर, गुड। तपस्या, रखती हूँ सर, जय हिंद। तपस्या कॉल कट कर देती है। वही डॉक्टर अरमान आदमी का चेकअप कर रहा था। अरमान, कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है इसे, जैसे इंसान ना होकर जानवर हो गया हो। जगह जगह से खून आ रहा है और वहाँ पर मिर्ची लगी हुई है। 2 हाथ दोनों पैरों के नीचे हिस्से एसिड से जला दिए हैं। मुंह पर जैसे किसी ने बहुत मारा है। उसकी तो रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर रॉय, हाँ अरमान, बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है बेचारे का, लेकिन कोई इतना टॉर्चर क्यों करेगा? ऐसा लगता है जैसे किसी की बहुत पुरानी दुश्मनी हो इससे। अरमान, अब तो यह बात आईपीएस तपस्या को ही बता सकती हैं। रॉय जिंदल, अरमान का बचपन का दोस्त और उसके साथ ही उसके हॉस्पिटल में काम भी करता है। अरमान और रॉय ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी एक ही कॉलेज से की, जहां अरमान ने ब्रेन सर्जन बनना पसंद किया। वहीं रॉय एक आर्थोपेडिशियन है। दोनों ने अपनी अपनी ब्रांच में काफ़ी नाम कमाया हुआ है। उस आदमी का इलाज करके 2 घंटे बाद अरमान और रॉय दोनों बाहर आते हैं। तपस्या, कैसा है अब वो, बिना भाव के पूछा। अरमान, वो ठीक है मिस तपस्या, लेकिन जान सकता हूँ उस बेचारे की ये हालत किसने और क्यों की? तपस्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, उसके साथ जो हुआ वो दिख रहा है, लेकिन उसने एक मासूम के साथ क्या किया यह किसी को नहीं दिख रहा। आपके सवालों के जवाब दे ही देती हूँ, तो सुनिए, उसकी ये हालत मैंने की है। और हाँ, अभी तो बहुत कम तड़पाया है, अभी तो और तड़पाना है, ये तो बस शुरुआत है। तपस्या की आवाज़ में नफ़रत, गुस्सा, दर्द सब एक साथ झलक रहा था, जिसे अरमान ने महसूस किया। रॉय, आखिर क्यों क्यों उसको इतना टॉर्चर किया आपने? तपस्या, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, एक 5 साल की बच्ची के साथ गलत काम करके उसकी बेरहमी से जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। सोचो, सिर्फ एक 5 साल की फूल सी मासूम बच्ची, वो कोई और नहीं, वही है जिसका आपने इलाज किया।
और हाँ, इस हॉस्पिटल का एक रूम बुक तो कर ही लो, क्योंकि अगले कई महीनों तक हर हफ्ते ये राक्षस यहीं आने वाला है। और हर बार की तरह इसकी हालत बहुत ही ख़राब मिलेगी, हर बार पहले से ज़्यादा बदतर, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये तो बस शुरुआत है। इतना बोल तपस्या वहाँ से निकल जाती है। वहीं अरमान और रोए अभी भी सदमे में थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा आदमी का इलाज किया है जिसने एक मासूम बच्ची के साथ और उसको मार दिया। रॉय ने एक मुक्का दीवार पर दे मारा, क्योंकि उन्होंने वो न्यूज़ पढ़ी थी और उनका गुस्सा उस आदमी के प्रति बहुत था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब उसका इलाज किया और बाद में पता चला कि ये वही दरिंदा है। रॉय, क्या कलयुग आ गया है ना। एक 5 साल की बच्ची तक सेफ नहीं है इस दुनिया में, और उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है। जिस इंसान को मार देने का मन कर रहा था उसका इलाज किया मैंने। नफरत हो रही है मुझे। अरमान को अब जाके तपस्या का बिहेवियर समझ आ रहा था कि आखिर क्यों उसकी आंखों में इतना दर्द, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश था। अरमान के दिल में उस आदमी के लिए नफरत भर गई और सबको ऑर्डर दे दिए कि कोई भी उसको दर्द का इंजेक्शन या पेन किलर नहीं देगा, क्योंकि जब होश में आएगा उसको एसिड से जले हाथ पैर बहुत दर्द देंगे, चोट भी देंगे, और इन जिन चोटों पर ड्रेसिंग लगे हैं वो तो हद से ज़्यादा। अरमान हॉस्पिटल से घर आ गया। जैसे ही अपने रूम में जाने लगा पीछे से आवाज़ आती है, माँ बेटा खाना तो खा ले, आते ही रूम में जा रहा है। अरमान बेमन से, नहीं माँ मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। इतना बोलकर अरमान सीधा अपने रूम में चला गया। ये कोई और नहीं बल्कि अरमान की माँ मोहिनी जी थी। अरमान की फैमिली में उसके डैड और मॉम ही थे। डैड राजेश कपूर अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। घर पर आना कम ही होता था, क्योंकि वो डॉक्टर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी थे। अरमान अपने रूम में आया और कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में घुस गया। आज जो हुआ उसकी वजह से अरमान का मूड ऑफ था, जिसकी वजह तपस्या नहीं थी बल्कि वो आदमी था जिसका अरमान ने इलाज किया था। वो थोड़ी देर बाद बाहर आया और बालकनी में खड़ा हो गया। अरमान मन ही मन में, लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वो लोगों को जीवन दान देते हैं, लेकिन आज मैंने किसी का जीवन बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। आज मैंने एक ऐसे आदमी को बचाया है जिसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। एक बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म करके जलाकर मार डाला, ऐसे आदमी को बचाया है आज मैंने। आज पहली बार मुझे किसी का इलाज करके सुकून नहीं बल्कि पछतावा हो रहा है। इस वक्त अरमान की आंखों में गुस्सा था उस आदमी के लिए, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इधर तपस्या घर आई। सामने एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे जो शायद उसका ही वेट कर रहे थे। तपस्या उनके पास आई और पीछे से उनके गले लगाया। उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बुजुर्ग आदमी, आ गया मेरा बच्चा। तपस्या, दादू कितनी बार कहा है मेरा वेट मत करा करें, खाना खा के सो जाया करें, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और आप जानते हैं ना आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तपस्या की फैमिली में बस उसके दादू ही थे। मिस्टर राजेंद्र सिंह, तपस्या के माता पिता की मौत 15 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसकी एक बहन भी थी मानसी सिंह, जो 4 साल पहले एक दुर्घटना का शिकार होकर भगवान को प्यारी हो गई। मानसी की मौत के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसे तपस्या जल्द से जल्द ही सुलझाना चाहती थी। दादू, तुझे भी पता है ना लाडो, जब तक तू बाहर होती है मुझसे ना सोया जाता है ना खाया जाता है। जब तू मेरी आंखों के सामने होती है तभी मेरे दिल को सुकून सा महसूस होता है। तपस्या उनके सामने बैठकर, तपस्या, जानती हूँ दादू, इसलिए जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा काम है ही ऐसा कि जल्दी चाहकर भी नहीं आ पाती। दादू, मुझे गर्व है तुझ पर बेटा, जो तू काम कर रही है, और हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुझे तेरे मकसद में कामयाबी दे। तपस्या, उनको देनी ही होगी दादू, उन्होंने हमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन अब और नहीं छीनने दूंगी। आप यह सब छोड़िए,
खाना खाइए, फिर आपको दवाई लेकर सोना भी है। इस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए, समझे आप? दादू: हाँ मेरी आईपीएस लाडो, समझ गया मैं। दोनों मुस्कुराते हुए खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद तपस्या दादू को रूम में ले जाकर उनको दवाई देकर सुलाकर अपने रूम में आ गई। तपस्या के जाने के बाद दादू ने अपनी आंख खोली और किसी को मैसेज किया। उधर से रिप्लाई आया जिसे देखकर दादू खुश हो गए। दादू: मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है लाडो, लेकिन मेरे जाने के बाद तुझे कौन संभालेगा, कौन तेरा ख्याल रखेगा, उसके लिए चिंता लगी रहती है। लेकिन अब वो चिंता जल्द ही दूर होने वाली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तेरी शादी किसी भी कीमत पर करनी ही करनी है। इतना कहकर दादू ने आंखें बंद कर ली और जल्दी ही नींद के आगोश में चले गए। तपस्या का रूम। तपस्या ने कपड़े बदले और बेड पर बैठ गई। तपस्या: मुझे मेरा मकसद किसी भी कीमत पर पूरा करना है और उस मकसद के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, उसको ऐसी मौत दूंगी कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। अगले दिन कपूर मैंशन। अरमान नीचे तैयार होकर आ रहा था, तभी उसकी नज़र अपने डैड पर पड़ी जो सोफे पर पैर रखकर बैठे हुए थे। अरमान: डैड, धीरे से बोला। अरमान नीचे आया और उनके पैर छुए। उन्होंने भी खुशी से अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। राजेश जी, खुश रहो बेटा। अरमान ने उनको गले लगाया, फिर अलग होकर बोला। डैड, आप तो किसी सर्जरी के लिए लंदन गए हुए थे और आपको आने में टाइम लगना था, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? राजेश जी: हाँ बेटा, गया तो था और जल्दी से काम ख़त्म करके वापस आ गया। सर्जरी भी सक्सेसफुल रही, लेकिन मुझे किसी ज़रूरी काम से वापस आना पड़ा। अरमान: क्या काम डैड? राजेश जी: वो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा बेटा। अरमान ने कुछ बोलना चाहा, तब तक मोहिनी जी भी आ गई। मोहिनी: दोनों बाप बेटे को बातें करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे। राजेश जी और अरमान दोनों खाना खाने चले गए। राजेश जी खाना खाने के बाद बाहर चले गए, जिस काम के लिए आए थे उसके लिए। वहीं अरमान भी हॉस्पिटल आ गया। आते ही वो रॉय के केबिन में गया, जो कि सिर पर हाथ रखे बैठा था। अरमान: क्या बात है, परेशान लग रहा है? तबीयत सही है ना? रॉय: सही तो हूँ यार, बस अभी अभी एक सर्जरी की है, उसकी थकान है, और दूसरा उस आदमी के बारे में सोच रहा था। अरमान सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। अरमान: देख, यह काम पुलिस का है तो उनको उनका काम करने दो। हमारा काम है मरीज को बचाना और उसका ट्रीटमेंट करना, चाहे सामने वाला कितना ही घटिया क्यों ना हो। और आईपीएस तपस्या ने भी कहा है, वो खुद है देख लेगी। हमें बस अपना काम करना है। रॉय: समझ गए यार, फिर भी उस दरिंदे को देखते ही खून कर देने का मन करता है। अरमान उसके कंधे पर हाथ रखता है। रिलैक्स यार। रॉय: अब तो आ गया है तो मैं फ्री हूँ, अब मैं जा सकता हूँ ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर? कब से बोल रही है बेचारी मिलने के लिए, लेकिन उसको टाइम ही नहीं दे पा रहा। तू संभाल लेगा ना? अरमान: पहले क्यों नहीं बताया? जितना प्रोफेशन ज़रूरी है उतना ही पर्सनल लाइफ भी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तू तान्या के साथ डेट पर जा, मैं हूँ यहाँ सब संभालने के लिए। रॉय खड़ा होकर अरमान के पास आया और अरमान भी खड़ा हो गया। रॉय गले लगाकर: थैंक्स ब्रो, अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मैं कैसे संभालता। अरमान ने उसकी पीठ सहलाई और रॉय वहाँ से चला गया। वहीं अरमान भी उस आदमी के रूम में गया। दूसरी तरफ सिंह हाउस। तपस्या सुबह सुबह ही अपनी ड्यूटी के लिए निकल गई थी। वहीं दादाजी के पास एक आदमी बैठा हुआ था। दोनों चाय पी रहे थे। आदमी: अंकल, आपने मुझे इतनी जल्दी किस लिए बुलाया है? आखिर क्या बात है? दादाजी: देख राजेश, तू भी जानता है कि तेरे डैड मेरा बहुत अच्छा दोस्त था
और उसने वादा किया था कि उसके पोते की शादी मेरी पोती से ही होगी, और तूने भी मेरे बेटे से वादा किया था। राजेश जी, मैं अच्छे से जानता हूँ और मुझे याद भी है अंकल, और मैं जल्दी ही इस बारे में अरमान से बात भी करने वाला था, लेकिन आपने जल्दी से मुझे बुलाया, मुझे समझ नहीं आया। दादाजी, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कितने दिनों की है, पर मैं कितने दिनों का मेहमान हूँ। पता नहीं कब तपस्या की दादी का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़े। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची अकेली ना हो, उसके साथ कोई हो जो हर कदम पर उसका हाथ पकड़े रखे, ज़रूरत पड़े तो उसको संभाले। इसलिए मैं यह शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहता हूँ। राजेश जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? आपको कुछ नहीं होगा इतनी जल्दी, और आप तपस्या को अकेली क्यों समझते हैं? हम सब हैं ना। दादाजी, नहीं राजेश बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम जानते हो ना, तपस्या से पहले मेरी एक और पोती थी, जानवी सिंह। राजेश जी, जी मैं जानता हूँ। दादाजी, उसकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि मेरी बच्ची का रेप करके मारा गया था। दादाजी की बात सुनकर राजेश जी चौंक गए। राजेश जी, क्या रेप करके? दादाजी, हाँ बेटा, आज तक उसके आरोपी बाहर घूम रहे हैं। बड़े अमीर बाप की औलाद होने की वजह से बच गए, और अपनी बड़ी बहन का बदला लेने के लिए ही तपस्या ने आईपीएस की नौकरी पास की, और आज बस उसका एक ही मकसद है, अपनी बहन के आरोपी को तड़पा तड़पा कर मारने का। आज भी किसी का रेप होता है तो वो उसको तड़पा तड़पा कर मारती है। आज उसका गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मैं भी ठहरा एक हार्ट पेशेंट, इसलिए कह रहा हूँ बेटा, अरमान और तपस्या की शादी अब जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। राजेश जी, जी आप फिक्र मत करिए अंकल, मैं आज जाते ही अरमान से बात करूँगा, और आप बेफिक्र रहिए, अरमान कभी भी मेरी बात नहीं टालेगा। दादाजी, मैं भी तपस्या से बात करूँगा, किसी भी कीमत पर उसको मना ही लूँगा। राजेश जी वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन। तपस्या अपने कैबिन में बैठी हुई थी, वर्दी पहनी हुई थी, बालों का जूड़ा बना रखा था, केप साइड में रखी हुई थी, आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर किसी के लिए बेपनाह नफरत थी, जो शायद उसको मारने के बाद ही ख़त्म होने वाली थी। लैपटॉप ऑन कर रखा था, हाथ में पेन था और कान में ब्लूटूथ। तपस्या, कुछ पता चला? फ़ोन के दूसरी तरफ से, जी मैम, हमें उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत मिला है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि वो ही गुनहगार है, और एक बार मीडिया में उनके गुनाह बाहर आ गए तो वो लोग चाहकर भी नहीं बच पाएंगे। तपस्या ने सुकून से आंखें बंद की और गहरी सांस लेके छोड़ी। तपस्या, गुड वर्क निखिल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और तुम मेरी उम्मीद पूरी तरह से खरे उतरे हो। और हाँ, इस वक्त तुम जहाँ भी हो, तुम मेरे पास वो प्रूफ लेकर आओ, और याद रहे किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। निखिल, जी मैम, मैं जल्द से जल्द आपके पास आ रहा हूँ। तपस्या ने ब्लूटूथ से फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और पेन साइड में रख अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने माथे से लगा ली। तपस्या, दी, मैं आपके गुनहगारों के बहुत करीब आ चुकी हूँ, बस कुछ दिन और, फिर सारी दुनिया उनकी तबाही का तमाशा देखेगी। वादा करती हूँ एक एक को चुन चुन कर मारूंगी। तपस्या ने आंखें बंद करके सिर कुर्सी पर लगा लिया। उधर रॉय किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आया हुआ था, और वो कोई और नहीं, रॉय की गर्लफ्रेंड थी, वानिया राठौड़। दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जहाँ राय एक सक्सेसफुल आर्थोपेडिशियन है, वहीं वानिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, जो उनके बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल रही है। दोनों कॉफ़ी पी रहे थे, वहीं वानिया को रॉय कुछ परेशान सा लगा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रहे हो। वानिया ने रॉय के हाथ पर हाथ रखे उससे पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा हूँ। वानिया के सवाल का जवाब देते हुए रॉय ने कहा। वानिया, क्या हुआ? हॉस्पिटल में कुछ हुआ है क्या? जो कुछ भी हुआ था रॉय ने वो सब कुछ वानिया को बता दिया, जिसे सुनकर वानिया को भी गुस्सा आया,
लेकिन उसने खुद को संभाला। वानिया, रॉय देखो, तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का क्या फ़र्ज़ होता है मुझसे बेहतर तुम जानते हो। हाँ, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस इंसान को बचाने में लग जाते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं। लेकिन तुम मत भूलो कि तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। एक डॉक्टर किसी को ज़िंदगी देने के लिए जान लगा देता है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम एक डॉक्टर हो रॉय, और सामने कौन है यह नहीं देखना, बल्कि यह देखना कि वो तुम्हारा पेशेंट है और तुम्हें उसका इलाज करना ही करना है। और रही बात उस आदमी की, तो मैं जहाँ तक आईपीएस तपस्या को जानती हूँ, वो उस आदमी को तिल तिल मारने वाली है, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। रॉय उसको देख मुस्कुराया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेके चूम लिया। रॉय, थैंक यू वानिया, मुझे समझाने के लिए। एक तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझा सकती हो। वानिया कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। वानिया, अपनी स्पेशल जगह चलें? रॉय, हाँ हाँ चलो। रॉय और वानिया दोनों खड़े हो गए। बिल पे पढ़ के निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में अरमान एक इमरजेंसी सर्जरी करके बाहर आया ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। अरमान ने जल्दी से फ़ोन उठाया। अरमान, हाँ डैड बोलिए। राजेश जी, बेटा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम अभी के अभी घर आ जाओ। अरमान, क्या बात है डैड, सब ठीक है ना? और आप तो जानते हैं मुझे यहाँ कितना काम है, मैं शाम में आकर बात करूँ आपसे। राजेश जी, बेटा मेरी बात समझ, और काम करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसलिए हाफ डे की छुट्टी लो और अपना काम किसी और को देकर घर आ जाओ। अरमान, जी डैड, मैं आधे घंटे में आया। इतना कहकर अरमान ने फ़ोन कट कर दिया। अरमान, क्या अर्जेंट हो सकता है, क्यों बुलाया होगा? अब तो घर जाके ही पता चलेगा। अरमान ने अपना कोट उठाया, साथ में फ़ोन और कार की चाबी भी, और किसी को बोल के हॉस्पिटल से निकल गया। पुलिस स्टेशन। तपस्या अपना सिर कुर्सी से लगाकर बैठी हुई थी और आंखें बंद किए हुए थी। तपस्या, बस कुछ दिन और मिस्टर जे मल्होत्रा, उसके बाद तुम्हारी बर्बादी शुरू। तुमने जितना मेरी बहन को तड़पा तड़पा के मारा था, उससे कहीं ज़्यादा अब तुम्हें दर्द मिलने वाला है, और तुम कोसोगे उस दिन को जिस दिन तुम पैदा हुए थे। तपस्या ने अपने आप से कहा। उसकी आवाज़ में दर्द, नफरत, गुस्सा सब कुछ महसूस किया जा सकता था। दूसरी साइड एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उसके सामने मल्होत्रा इंडस्ट्री लिखा हुआ था। बिल्डिंग की छत पर एक आदमी हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए और आंखों में सनग्लासेस लगाए, एक पैर छत की रेलिंग पर रखा हुआ था और बहुत एटीट्यूड और स्टाइल के साथ पूरे शहर को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून और शैतानी स्माइल थी। आदमी, तुम्हें क्या लगता है आईपीएस तपस्या सिंह, तुम इतनी आसानी से जय मल्होत्रा तक पहुंच जाओगी? अगर ऐसा लगता है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। तुम अभी जानती ही कहाँ हो जय मल्होत्रा को, वो कितना बड़ा कमीना है, यह तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी आईपीएस तपस्या। अब बस यह दुआ करना कि जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए, और फिर भी तुम्हारा यह कानून जय मल्होत्रा का कुछ नहीं कर पाएगा। उसने वो ड्रिंक का गिलास एक झटके में पिया और वहीं गिरा दिया और किसी को फ़ोन किया। जे, किसी भी हालत में वो निखिल आईपीएस तपस्या तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ आगे जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे। इतना कह जय ने फ़ोन कट कर दिया। अब चलो जय मल्होत्रा का परिचय दे देते हैं। यह है कहानी के मुख्य विलेन जय मल्होत्रा, विनय मल्होत्रा का बेटा। उम्र 26 साल, बचपन में ही माँ की डेथ हो गई थी। एक बहन है जिसका नाम है सिद्धि। मल्होत्रा अपने डैड और बहन से बहुत प्यार करता है। वही विनय राजनीति में है और बड़े बड़े मंत्री के साथ उठना बैठना है। वहीं जय मल्होत्रा एक बहुत जाना माना बिजनेसमैन है, साथ साथ में काला धंधा भी करता है।
जिसकी खबर आज तक किसी को नहीं। जय मल्होत्रा एक गहरी सांस छोड़कर नीचे चला जाता है। दूसरी साइड सुनसान जगह। निखिल, जो कि देखने में ठीक ठाक ही था, बाल बिखरे हुए थे, शरीर से पसीना आ रहा था, वो किसी आदमी के साथ खड़ा था। फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और कार में बैठकर ड्राइव करने लगता है। निखिल, आज किसी भी तरह से वो सबूत जो जय मल्होत्रा के काले कारनामों को सबके सामने खोल कर रख देगा, वो आज किसी भी कीमत पर तपस्या मैडम तक पहुंचा ही दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वहीं 2 ट्रक निखिल की कार के पीछे लगे हुए थे। निखिल ने यह देख लिया और समझ गया कि यह जय मल्होत्रा के ही आदमी हैं। उसने कार की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। उसकी स्पीड देखते हुए ट्रक ने भी स्पीड बढ़ा दी। दोनों बिल्कुल कार के नज़दीक पहुंच गए थे। फिर एक धमाका होता है, कार की पलटी खा जाती है और वहां पर ब्रिज बना था, उस पर कार अटक जाती है, जिसे यह पता चलता है ट्रक ड्राइवर ने अपना काम कर दिया और कार को टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर, आज तो बॉस बहुत खुश हो जाएंगे। उनके खिलाफ कोई सबूत मिलने वाला था, वो अब हमेशा के लिए मिट चुका है और अब उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। ट्रक ड्राइवर ने फ़ोन करके जय मल्होत्रा को बता दिया, जिससे वह बहुत खुश हुआ। अरमान घर आया, आते ही सीधा हॉल में आया। वहाँ पर राजेश जी और मोहिनी जी थे। अरमान भी उनके सामने आकर बैठ गया। अरमान, क्या बात है डैड, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? राजेश जी, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अरमान ने मोहिनी जी की तरफ देखा, जो कुछ परेशान सी लग रही थी। अरमान, क्या बात है डैड, सब ठीक तो है ना? राजेश जी, तेरी शादी की बात है। अब मैं चाहता हूँ तू शादी कर ले। तू डॉक्टर बनना चाहता था, बन गया। सेटल होना चाहता था, हो गया। तूने जितना वक्त मांगा मैंने तुझे दिया। अब मेरी बारी है मांगने की, और मैं चाहता हूँ तू शादी कर ले। अरमान, डैड इतनी जल्दी शादी? मतलब आपने कभी जिक्र नहीं किया, आज अचानक से? राजेश जी, एक बात है जो मैंने तेरे और तेरी माँ से आज तक नहीं बताई। अरमान, क्या बात डैड? राजेश जी, मेरा एक दोस्त था आनंद सिंह। हमने डिसाइड किया था जब उनकी बेटी और मेरा बेटा बड़े हो जाएंगे तो दोनों की शादी कर देंगे, और यही मर्जी तेरे दादाजी की और उसके दादाजी की भी थी। इतना सुनने के बाद अरमान शॉक्ड में चला गया। अरमान, क्या आपने मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था और मुझे पता तक नहीं था? एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था, लेकिन नहीं बताया आप लोगों ने। और इस बीच मुझे किसी और से प्यार हो जाता तो क्या करते आप? राजेश जी, हुआ तो नहीं ना। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, और हुआ भी ऐसा ही। आज भी बेटा, मेरा भरोसा मत तोड़ना। जिस लड़की से तेरी शादी होने वाली है उसका उसके दादाजी के अलावा कोई और नहीं है, और उसके दादाजी भी आजकल बीमार रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मोहिनी जी, हाँ अरमान बेटा, प्लीज़ मना मत करना, यह तेरे डैड की इज्जत का सवाल है। अरमान, ठीक है डैड, मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ। मोहिनी जी और राजेश जी खुश हो जाते हैं। राजेश जी, ठीक है बेटा, मैं कल ही उन दोनों को घर पर बुला लेता हूँ। अरमान को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ना लड़की का नाम पूछा ना कुछ और, इसलिए खड़ा होकर चुपचाप रूम में चला गया। वहीं राजेश जी ने फ़ोन करके दादाजी को बता दिया, जिसे वो बहुत खुश हुए। दूसरी साइड निखिल को कपूर हॉस्पिटल लाया गया और उसकी खबर तपस्या को भी हो गई थी, इसलिए वो वहीं आ गई अपनी टीम के साथ। तपस्या, अगले 2 घंटे में मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। यह एक्सीडेंट किसने करवाया और कहाँ पर? इतना बोल तपस्या आकर बैठ गई। वहीं सारी टीम अपना काम करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल गई। तपस्या आईसीयू के पास खड़ी हो गई और डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। तपस्या, हो ना हो यह काम तुम्हारा ही है जय मल्होत्रा, बस एक बार तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में आ जाए
तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि अगला जन्म लेने से भी डर जाओगे। तपस्या गुस्से से इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। वो कोई और ही डॉक्टर था। अरमान और रॉय दोनों हॉस्पिटल से बाहर थे। डॉक्टर, देखिए मैम, उनके पास बहुत कम टाइम है, आप उनसे जाकर मिल लीजिए, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। इतना सुनते ही तपस्या को निखिल के लिए बुरा लगा। आज उसकी वजह से, उसके जुनून की वजह से निखिल की जान जा रही है। तपस्या ने बस कहा और भारी कदमों से निखिल के पास गई। उसके पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पर ड्रिप थी। वो आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन जाने से पहले तपस्या को कुछ बताना चाहता था। तपस्या, कैसे हो निखिल? निखिल धीमी आवाज़ में, मैम मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तपस्या ने अपना कान निखिल के पास लेकर आई। निखिल, मैं जानता था वो जय मल्होत्रा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, इसलिए मैंने वो सबूत अपने भरोसेमंद आदमी को दे दिए थे। आपको वो सबूत मिल जाएंगे और उस जय मल्होत्रा को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना। निखिल ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। वही तपस्या का गुस्सा, नफरत, बदला लेने का जुनून जय मल्होत्रा के लिए बढ़ चुका था। आपको उसका नंबर मेरे फ़ोन में मिल जाएगा, पहला उसका ही नंबर है। इतना कहते ही निखिल की सांसें उखड़ने लगी। तपस्या कुछ कर पाती इससे पहले निखिल अपना दम तोड़ चुका था। यह देख तपस्या की आंखें नम हो गई। तपस्या निखिल की आंखें अपनी हथेली से बंद करते हुए, मैं वादा करती हूँ निखिल, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और उस जय मल्होत्रा का बस पाप का घड़ा भरने वाला है और उसके पापों की सज़ा मैं खुद दूंगी उसको। तपस्या बाहर आती है और किसी को फ़ोन करती है। तपस्या, इंस्पेक्टर अनुज, मुझे किसी भी कीमत पर निखिल का फ़ोन चाहिए ही चाहिए और यह पता करने की कोशिश करो कि उसका सबसे भरोसेमंद आदमी कौन है और इस वक्त कहाँ पर है। और याद रहे, किसी भी तरह से यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अनुज, समझ गया मैम। तपस्या ने फ़ोन कट किया। तभी उसको दादू का मैसेज आया जिसमें अर्जेंट आने को लिखा हुआ था। तपस्या भी मन मारकर घर आ जाती है। तपस्या, दादू आपने बुलाया मुझे? दादू, हाँ, तुझसे ज़रूरी बात करनी थी तपस्या। बोलिए दादू। दादू, और तुझे मेरी कसम, अगर तूने मना किया तो। तपस्या, शादी? दादू आप क्या बोल रहे हैं और अपनी कसम क्यों दे रही है आपने? आप जानते हैं ना, आपकी कसम किसी भी तरह से नहीं तोड़ सकती मैं, और जब तक दीदी के कातिल को सज़ा नहीं दे देती मैं शादी नहीं कर सकती। दादू, मैं कुछ नहीं जानता तपस्या, मुझे शादी करनी है तो करनी है और आज शाम को लड़के वालों के यहाँ जाना है, इसलिए कोई काम का बहाना नहीं चलेगा और अच्छे से तैयार हो जाना, और यह ऑर्डर है मेरा, बस। तपस्या बेचारी कुछ ना कर सकी। सबको ऑर्डर देने वाली आईपीएस ऑफिसर तपस्या सिंह अपने दादू से ऑर्डर ले रही थी। शाम के वक्त तपस्या तैयार होकर मिरर के सामने बैठी हुई थी। उसने वाइट और लाइट पिंक फ्रॉक सूट पहना हुआ था। मेकअप बिल्कुल नहीं किया हुआ था, बस हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। आंखों में हल्का सा काजल और एक हाथ में 2 मैचिंग कंगन और दूसरे में घड़ी पहने हुई थी। कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसका जाने का मन नहीं था, लेकिन अपने दादू की कसम नहीं तोड़ सकती थी, ना ही उनकी बात को टाल सकती थी। तपस्या बाहर आई और देखा कि दादू ऑलरेडी तैयार होकर बैठे हुए हैं। वो उनके पास आई। तपस्या, चले दादू? दादू ने एक नज़र उसको देखा और उसकी आंखों से काजल लेके उसके कान के पीछे लगा दिया। दादू, मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लगे, बहुत प्यारी लग रही है। तपस्या मुस्कुराकर, मुझे नज़र लग भी नहीं सकती दादू, अगर किसी ने लगाने की कोशिश भी की तो आपकी पोती आईपीएस है, उसको वहीं धो डालेगी। दोनों हंसने लगे और बाहर ड्राइवर ने कार पहले से निकाल रखी थी। दोनों गाड़ी में बैठकर कपूर मैंशन के लिए चले गए। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि पहली ही मुलाकात में डॉक्टर अरमान कपूर और आईपीएस तपस्या सिंह की कैसी आर्ग्यूमेंट हुई, जहां अरमान को तपस्या एकदम बदतमीज़ लगी
वहीं दूसरी ओर तपस्या को अरमान एकदम अकड़ू सा लगा। दोनों जानते भी नहीं हैं कि उनके दादा ने उनका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। क्या होगा आज जब दोनों एक दूसरे के सामने होंगे और इस राज से पर्दा उठेगा? आइए जानते हैं। तपस्या और दादू अपनी कार से कपूर मैंशन की ओर निकल पड़ते हैं। अरमान का रूम। अरमान बेड पर बैठा हुआ था और रॉय उसके पास था। रॉय, यार इतना घबरा क्यों रहा है? देखना सब सही होगा अरमान। मैं घबरा नहीं रहा हूँ रॉय, बस डर लग रहा है। रॉय, डर किस चीज़ का? अरमान, तू तो जानता है ना शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं अपनी यह जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊंगा या नहीं? रॉय, तू भूल रहा है अरमान, तू एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर की जिम्मेदारी आज तक तूने बहुत अच्छे से निभाई और मैं जानता हूँ यह जिम्मेदारी भी तू बखूबी निभा लेगा। बस खुद को एक मौका दे और कभी ना कभी तो तुझे शादी करनी ही है, अब कर ले। अरमान, यार रॉय, मम्मी पापा ने इस बचपन के रिश्ते वाली फिल्मी सिचुएशन क्रिएट करके मुझे बड़ा कन्फ्यूजन में डाल दिया है। ना मैंने उस लड़की को आज तक देखा, ना भाला, ना जाने कौन है, कैसी है, मैं उसके साथ निभा भी पाऊंगा या नहीं? रॉय, क्या तू अपने डैड को नहीं जानता? अगर उन्होंने खुद तेरे लिए कोई लड़की पसंद की है तो ज़रूर उस लड़की में कुछ तो ख़ास होगा, वो तेरे कुछ तो काबिल होगी ना। वरना तुझे क्या लगता है कि अंकल ने किसी भी एरी गैरी लड़की से तेरी शादी फिक्स कर दी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग में मत ला। रॉय की बातें कहीं ना कहीं अरमान पर असर कर रही थी। रॉय, अच्छा अरमान, वैसे तूने एक बात नोटिस की है? अरमान उसकी तरफ देखते हुए, क्या बात? रॉय, अक्सर लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं लड़की को देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो लड़की वाले लड़के के यहाँ आ रहे हैं। तेरे केस में उल्टा हो रहा है, तुझे अजीब नहीं लग रहा? अरमान, अजीब क्या लगना है और क्या फ़र्क पड़ता है लड़के वाले जाएं या लड़की वाले, बस शादी से मतलब होना चाहिए। रॉय, ओए ओए, अभी से शादी के लड्डू फूट रहे हैं मन में। अरमान ने एक नज़र रॉय को घूरा जिससे वो चुप हो गया। दादू और तपस्या कपूर हाउस के बाहर आ चुके थे। दोनों कार से बाहर आए, देखा कि राजेश जी और मोहिनी जी नीचे आए हुए हैं। तपस्या ने उनके पैर छुए और नमस्ते किया। उन्होंने भी बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसके नमस्ते का जवाब दिया। वो उनको अंदर हॉल में ले आए जहां पर अरमान और रॉय पहले से मौजूद थे। अरमान और तपस्या ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही दोनों शॉक्ड हो गए। उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरमान ने आज वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी जिसमें वो बहुत ही हैंडसम डॉक्टर लग रहा था, जिसे देख कोई भी लड़की पागल हो जाए। लेकिन सामने जो खड़ी थी वो भला ठहरी आईपीएस, वो कैसे पागल हो जाती? वो तो दूसरों को पागल करके ना छोड़े। अरमान आंखें बड़ी करते हुए, तुम? तपस्या बुरा सा मुंह बनाते हुए, तुम यहाँ? वहाँ पर सब लोग हैरान हो गए। साथ साथ में रॉय को भी झटका लगा क्योंकि रॉय भी उस दिन हॉस्पिटल में तपस्या से मिल चुका था। राजेश जी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरमान, हाँ डैड, जानता हूँ। और आप ये बताइए, आपको यही सरफरी मिली थी अपने बेटे के लिए? उसकी बात सुनकर तपस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोली। तपस्या, ओए हेलो मिस्टर चश्मिश डॉक्टर, सिरफिरी किसको बोला? हाँ, और दादू आप भी मुझे पहले ये बताइए कि आपको यही मिला था मेरे लिए, बैटरी कहीं का? अरमान उसके पास आया। अरमान, तुमने मुझे चश्मिश और बैटरी बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे ही घर में आके मुझे यह सब बोलो? तुम्हें धमकी देने और दूसरों को उल्टा सीधा बोलने के सिवा कुछ और आता है क्या? उस दिन मेरे ही हॉस्पिटल में मुझे धमकी दे रही थी और आज मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे बैटरी बोल रही हो। हाउ डेयर यू? तपस्या, तुमने भी तो मुझे सिरफिरी कहा, डेयर के बच्चे। अरमान, मैंने सिर्फ सच कहा था, तुम हो ही सिरफिरी। तुम्हें देख ही कोई भी बता देगा कि तुम्हारा कोई ना कोई स्क्रू ढीला है। तपस्या, मैंने भी कोई झूठ नहीं कहा। अब तुम चश्मिश और बैटरी लगते हो तो मेरा क्या कसूर? अरमान, ज़्यादा मत बोलो, समझी? तपस्या, कितना बोलना है कितना नहीं, तुम एक आईपीएस को मत सिखाओ,
समझे? अरमान, ओ मैडम का एटीट्यूड तो देखो। एक एग्ज़ाम पास क्या कर लिया, हवा में उड़ने लगी। और मैंने भी कोई कंची गोलियां नहीं खेली है, मैंने भी एम्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है। समझी? तपस्या, तो क्या करूं, आरती उतारूं या फिर न्यूज़ चैनल में इसकी जानकारी दूं? अरमान, तुम उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा। तपस्या, तुम क्या? हाँ, उसकी उंगली में उंगली डालते हुए। दोनों एक दूसरे के कब इतने करीब आ गए उनको पता तक नहीं चला। वहीं उनकी लड़ाई देख सबने अपना माथा पीट लिया। रोए, बस करो तुम लोग, कम से कम यह तो देख लो कहाँ खड़े हो और आसपास कौन कौन है। दोनों जल्दी होश में आते हैं और एक दूसरे के करीब देख दोनों की धड़कनें तेज होने लगती हैं और जल्दी से दूर हो जाते हैं। राजेश जी, आप दोनों का हो गया हो तो बैठकर बात करें। अरमान और तपस्या झेपते हुए बैठ जाते हैं। वहीं मोहिनी जी सबके लिए चाय लेने चली जाती हैं। राजेश जी तपस्या से, बेटा आपके दादू ने आपको सब बता दिया होगा ना कि आपकी और अरमान की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। तपस्या, जी अंकल। राजेश जी, तो आपको कोई एतराज़ है इस शादी से या फिर कोई और पसंद है? तो अपने डैड के ऐसा बोलते ही अरमान तपस्या की तरफ देखने लगा और ना चाहते हुए भी उसका दिल कहने लगा कि काश तपस्या कह दे कि उसको कोई और नहीं पसंद और इस शादी के लिए हाँ कर दे। ऐसा क्यों था वो खुद नहीं जानता था। तपस्या नज़रें झुकाए हुए, जी नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। इतना सुनते ही अरमान के दिल को ठंडक पहुंची और वो चोर नज़रों से तपस्या को देख रहा था और तपस्या भी उसकी नज़रों से वाकिफ थी। तपस्या मन में, बैटरी कहीं का, देखो कैसे देख रहा है, जैसे पहले कोई लड़की देखी ही नहीं। एक बार शादी हो जाने दे चश्मिश, फिर देख पहली ही रात वाले दिन तुझे पंखे से उल्टा ना लटका दिया तो मेरा नाम भी आईपीएस तपस्या सिंह नहीं। रोहित धीरे से अरमान के कान में, बस कर, कितना देखेगा, तेरी ही होने वाली है, शादी के बाद जी भर कर उसको देख लेना। अरमान झेप गया और रोहित की तरफ घूर के देखा जो शरारत से उसको देख रहा था और उसकी तरफ आई विंक कर दी। मोहिनी जी सबके लिए चाय ले आई और सबको दे दी। राजेश जी, तो बेटा आपका क्या ख्याल है शादी को लेकर? तपस्या, जी मेरी तरफ से हाँ है अंकल। तभी अचानक से अरमान बोल पड़ा। अरमान, हाँ, और मेरी तरफ से भी हाँ है। सब उसको देखने लगे। वही तपस्या का बीपी हाई होने लगा। कहीं अरमान आज तपस्या से सबके सामने नाक उठ जाए। अभी तक लड़ रहा था और अब देखो बंदे को बड़ी जल्दी पड़ी है शादी की। अरमान सबको अपनी तरफ देखता पाके झेप गया और उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने जल्दबाजी में क्या कर दिया। अरमान, मेरा मतलब है कि जब तपस्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी तरफ से भी कोई समस्या नहीं है और कभी ना कभी शादी तो करनी ही है। अरमान ने ज़बरदस्ती ऑकवर्ड वाली स्माइल देके खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो मन में आया बोल दिया। बाकी सबने ध्यान नहीं दिया बल्कि इस बात से खुश थे कि दोनों ने हाँ कर दी है। राजेश जी, बेटा मैं चाहता हूँ तुम लोग थोड़ी देर अकेले बात करो ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तपस्या, जी अंकल। राजेश जी, बेटा जी अंकल नहीं पापा कहने की आदत डालो अब। मोहिनी जी, हाँ, और मुझे माँ, दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं उनकी बात सुन तपस्या की आंखें नम हो गई लेकिन बड़ी आसानी से अपनी नमी को छुपा लिया। पर उसकी नमी दादू से छुप नहीं पाई क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके आंसू और दर्द की वजह जानते थे। भले ही वो कितना भी प्यार कर ले तपस्या को, लेकिन माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता और तपस्या को आज भी अपने माँ बाप की कमी महसूस होती है। राजेश जी, अरमान बेटा तुम लोग ऊपर चले जाओ, वहाँ आराम से बात करना और फिर अपना फैसला सुनाना। अरमान, जी डैड। अरमान और तपस्या ऊपर आ गए। तपस्या ने एक नज़र अरमान को घूर कर देखा जिससे वो झेप गया। अरमान, ऐसे क्या देख रही हो, कच्चा चबा जाने का इरादा है क्या? देखो तुम होगी आईपीएस अपने थाने में,
यह मेरा घर है और मेरे घर में आके तुम मुझे डरा नहीं सकती, समझी? तपस्या उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। तपस्या, क्या था नीचे? हाँ, कैसे घूर घूर के देख रहे थे? अरमान पीछे हो जाता है लेकिन बेचारा वहीं रुक गया क्योंकि पीछे रेलिंग आ गई थी। अगर और पीछे जाता तो शायद नीचे गिरकर सारी हड्डियां टूट जाती। अब अरमान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसा हो गया था। अरमान, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। मैं कहाँ देख रहा था और कौन सी तुम कैटरीना कैफ हो जो तुम्हें ऐसे देखता? हाँ, बस एक एग्ज़ाम क्लियर करके आईपीएस क्या बन गई, सब पर अपना रौब झाड़ती हो। तपस्या अरमान का कॉलर पकड़ते हुए, ज़्यादा बनो मत, समझे? मैंने देखा कि कैसे मैंने हाँ की और तुम्हारे मन में लड्डू फूटने लगे। जाहिल इंसान, अरमान ने कॉलर छुड़वा कर कहा। अरमान, देखो मैडम, मैं नहीं, तुम आई हो मुझे देखने और सबसे पहले तुमने हाँ की थी और मैंने हाँ बस अपने मॉम डैडी के लिए की है और उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शादी क्या चीज़ है, इसलिए अपने आप को हुस्न की परी समझना बंद करो। और मैं अरमान कपूर हूँ, लड़कियाँ मेरे पीछे आती हैं ना कि मैं उनके पीछे जाता हूँ। तपस्या, हाँ तो उन पागल बेदिमाग लड़कियों के पीछे जाया करो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। तपस्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही अरमान ने उसकी कमर खींच के अपनी तरफ कर ली। उस वक्त दोनों का चेहरा बहुत पास में था और दोनों की धड़कन की स्पीड सेम ले में दौड़ रही थी। अरमान, हाँ तो क्या बोल रही थी? उन लड़कियों के पीछे भाग जाऊं? हाँ। अरमान उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला। बेचारी तपस्या जो कड़क ऑफिसर बनती है उसकी बोलती बंद हो गई। अरमान, क्या हुआ? जाने मन बोलती बंद हो गई क्या? तपस्या ने जैसे तैसे करके अपनी धड़कनों को काबू में किया और अरमान के पैर पर पैर मार दिया, जिससे अरमान दर्द के मारे 2 कदम पीछे हो गया और पैर पकड़ लिया। अरमान, पागल औरत, ऐसे किसी को मारते हैं क्या? तपस्या उंगली दिखाते हुए, दूर रहना मुझसे, बात आई समझ, वरना भरता बना दूंगी और ऐसा बनाऊंगी ना कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी समझ नहीं पाएगा कि आखिर हुआ क्या, कहाँ से इलाज शुरू करूं, कहाँ से नहीं। इतना बोल तपस्या वहाँ से निकल गई। वहीं पीछे अरमान मुस्कुराता हुआ रह गया। अरमान पूरी जंगली बिल्ली है लेकिन अब तो मेरी है। नॉट बैड अरमान कपूर, तुम्हें मिली भी तो एक आईपीएस ही मिली, वो भी इतनी कड़क। अरमान बालों में हाथ फेरता हुआ नीचे आ गया और दोनों ने सोच समझकर अपना फैसला सुना दिया। तपस्या, मैं चाहती हूँ शादी कोर्ट मैरिज हो। राजेश जी, हम समझते हैं बेटा, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। तपस्या कुछ ना कह सकी, बस मुस्कुरा कर रह गई। दादू और तपस्या वहाँ से निकल गए। तभी अरमान को कॉल आया और रॉय को बताया कि कोई इमरजेंसी केस आया, तो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल गए। तपस्या जैसे ही घर आती है उसको किसी का मैसेज आता है और वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाती है और एक सुनसान जगह आती है और हाथ में गन होती है। वहाँ पर सिर्फ एक बिल्डिंग होती है। तपस्या, मुझे उस आदमी का कॉल यहीं से आया था, हो ना हो वो वही आदमी है जिसके बारे में निखिल ने आखिरी बार कहा था। फ्लैशबैक। निखिल, मैंने वो सबूत एक आदमी को दिया है और वो जल्दी ही आपको कॉल करेगा। उसको टाइम और जगह मैंने पहले ही बता दिया था। फ्लैशबैक एंड। तपस्या, लेकिन फिर भी सावधान तो रहना ही होगा। तपस्या सावधानी से उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और सामने का नज़ारा देख हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने अपनी बहन की चीख, दर्द सब दिखने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है क्योंकि सामने जय खड़ा था और कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था। यह वही था जिसे निखिल मिला था और वो सबूत दिया था। जय, वेलकम आईपीएस तपस्या सिंह, मुझे नहीं लगा था कि तुम अकेली आओगी। तपस्या, यह तपस्या सिंह अकेली ही काफ़ी है तेरे लिए, और आज तूने आईपीएस तपस्या को नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। जय, हाय, यही अदा, यही एटीट्यूड आपका मेरा दिल ले जाता है। कसम से क्या पटाखा लगती हो यह बोलते हुए।
जय अपनी हवस भरी नज़रों से तपस्या को देखता है, जिससे तपस्या की मुट्ठी भिज जाती है। तपस्या, अपनी नज़रों को कंट्रोल में रख जय मल्होत्रा, वरना अभी के अभी तेरी कब्र खोद दूंगी यहीं। जय, ना ना आईपीएस तपस्या, ऐसी गलती मत करना, वरना यह अपनी जान से जाएगा और फिर तुम्हें प्रूफ कैसे मिलेगा। तपस्या कुछ पल उसको देखती है, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसका इस तरह से हंसना जय को समझ नहीं आता। तपस्या उसके पास आती है। तपस्या, यही सोच रहा है ना मैं क्यों हंस रही हूँ? तो एक बात सुन, यह तेरा प्लान नहीं था, बल्कि मेरा प्लान था तुझे यहाँ बुलाने का। और जिसको तूने उठाया है ना, वो एक पुलिस वाला है। उस आदमी ने टेढ़ी स्माइल से जय को देखा। वहीं जय हैरानी से दोनों को देखने लगा। तपस्या चारों तरफ घूरते हुए, पता तो उस आदमी का मुझे तभी चल गया था जब निखिल ने अपना दम तोड़ दिया था और उसको पकड़ लिया और सबूत भी ले लिया था, जिसमें तेरे काले कारनामे हैं। कितने लोगों की जान ली, कितनों का रेप किया, कितनी लड़कियों को बेचा, उन लड़कियों को भी बचा लिया गया और इस वक्त वो तेरे खिलाफ गवाही दे रही होंगी। इतना सुनते ही जय की आंख खुली की खुली रह गई। जय, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह झूठ है। तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो ना, ताकि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं भी जय मल्होत्रा हूँ, इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, समझी? तपस्या, एक मिनट रुक। तपस्या अपने फ़ोन में कुछ चलाती है और जय को दिखाती है, जिससे डर के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसको पसीना आने लगा। उसके खिलाफ पाए गए सबूत एक पेन ड्राइव में थे, जिसे पूरी न्यूज़ चैनल पर चला दिया गया था। जिन लड़कियों को बेचा गया था, तपस्या की टीम ने उस जगह पर छापा मारा, क्रिमिनल को पकड़ लिया और उनको बचा लिया। यह खबर सारा भारत देख रहा है इस वक्त। तपस्या ने उस आदमी के हाथ खोले और वो खड़ा हुआ और मुंह से मास्क निकाल लिया। तपस्या, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी जय, यहाँ अकेले आकर। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। जय के हाथ में गन थी और सीधा तपस्या पर फायर कर दिया, लेकिन वो नीचे हो गई, उसका निशाना चूक गया। तपस्या ने अपनी एक लात उसके हाथ पर मारी और गन नीचे गिर गई। उसके मुंह पर तब तक मारती गई जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। तब तक तपस्या की पूरी टीम वहां आ गई, क्योंकि रास्ते में ही तपस्या ने कॉल करके सबको बुला लिया था। जय हिम्मत करके उठा। जय, तुझे क्या लगता है तू जिंदा बचकर जा पाएगी यहाँ से? तपस्या, अगर मरी भी तो तुझे मारे बिना नहीं मरूंगी। तपस्या ने उसको मारना चाहा, लेकिन जय ने उसको धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार से जा लगा। उसकी टीम ने जय के ऊपर गन्स तान दी। तपस्या के माथे से खून बहने लगा। तपस्या, नहीं, गन नीचे करो सब। यह मेरा शिकार है, मेरे हाथों से ही इसकी बलि चढ़ेगी। सब गन नीचे करके एक साइड में खड़े हो गए। तपस्या, बहुत तड़पाया था ना तूने मेरी दी को। उनको बहुत दर्द हुआ, लेकिन तुझ राक्षस को जरा सी भी दया नहीं आई। लेकिन अब वो दर्द तुझे महसूस होगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, खड़े खड़े गिरने की हालत में था। तपस्या ने किसी से कुछ मांगा। एक पुलिस वाले ने मिर्ची पाउडर दिया। तपस्या, तड़पा तड़पा के मारूंगी तुझे। इतना कहते ही मिर्ची उसके मुंह पर दे मारी। एक दो गोली उसको पहले से ही लगी हुई थी। ऊपर से मिर्ची उसके जख्मों और आंखों में जा गिरी, जिससे उसकी एक दर्दनाक चीख निकल गई और वह वहीं गिर गया, पर हाथ लगाकर चीख रहा था। तपस्या गुस्से से, चिल्ला चिल्ला जय और चिल्ला। इसी तरह से मेरी बहन भी तड़पी थी, उसकी भी चीख निकली थी। तेरी यह चीखें मुझे सुकून दे रही हैं और मेरी बहन की आत्मा को शांति। तब तक वहाँ पर अरमान, रॉय और दादाजी आ गए थे। उनको भी खबर हो गई थी। वहीं अरमान आज पहली बार उसको ऐसा रूप देख रहा था। अरमान की आंखें नम थी, क्योंकि उसको सच पता लग चुका था। तपस्या ने उसके मुंह पर पैर रखा। तपस्या, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है जय मल्होत्रा, और तेरी मौत आ चुकी है, देख अच्छे से। तपस्या ने उसका मुंह अपने पैरों से कुचलते हुए कहा। तपस्या, गिव मी बोतल। पुलिस वाले ने बोतल दी। तपस्या उससे दूर हुई।
तपस्या, आज तेरे पापों का सर्वनाश होगा। जय मल्होत्रा। जय अभी भी अपने जलन की वजह से चीख रहा था। उसकी एक एक चीख तपस्या के दिल को सुकून दे रही थी। उसने वो बोतल खोली और उसके पूरे चेहरे पर डाल दी, बाकी उसके प्राइवेट पार्ट्स पर डाल दी। पैंट के ऊपर से ही उसमें एसिड था। कुछ ही देर में जय मल्होत्रा तड़प तड़प कर मर गया। वही तपस्या ने ऊपर देखकर कहा। तपस्या आंखों में पानी लिए, आज आपका बदला पूरा हुआ दी। आपके गुनहगार को सजा मिल चुकी है। जिस बदले के लिए मैंने आईपीएस ज्वाइन की थी वो आज पूरा हुआ। आप जहां भी हो दी, खुश रहना। अब कोई जय मल्होत्रा पैदा होगा, उसका ऐसा ही अंत होगा। वहीं दादू की आंखों में भी आंसू थे। उनको सुकून मिला कि आखिर उनकी पोती के गुनहगार को उसकी सजा मिली, वो भी मौत से बदतर। रॉय ने उनको संभाला हुआ था। तपस्या बेहोश होने लगी, लेकिन अरमान ने ऐन वक्त पर आकर उसको थाम लिया। तपस्या को इस तरह देख वो डर गया। उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। बिना देरी किए उसने तपस्या को गोद में उठाया और नीचे ले गया। बाकी सब भी गए। अरमान ने उसको आगे की सीट पर बैठाया और सीट बेल्ट बांध दी और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार हॉस्पिटल की तरफ ले गया। वहीं दादू रॉय के साथ आ गए और बाकी सब भी। वहीं पूरी न्यूज़ में जय मल्होत्रा के कारनामे दिखने लगे। वहीं उसके डैड को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बचाकर जो गुनाह किया था वो माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं था। बाकी घर वाले भी जय से नफरत करने लगे और उसकी मौत पर किसी को अफसोस नहीं हुआ। हॉस्पिटल। तपस्या को आईसीयू में ले जाया गया। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, एक हाथ पर ड्रिप थी। फिलहाल वह खतरे से बाहर थी, इसलिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी। अरमान बाहर आकर, दादू आप घर जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। दादू, नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊँगा अपनी बच्ची को छोड़कर। अरमान उनको समझाते हुए, दादू आप फिक्र मत करिए, मैं हूं ना। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? दादू, ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी अपनी पोती का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है। मैं जानता हूं तुमसे ज़्यादा उसको कोई नहीं संभाल सकता। अरमान, तो फिर आप जाइए घर, रॉय छोड़ देगा आपको। रॉय, हाँ दादू आप चलिए। अरमान ने समझाकर दादू को घर भेज दिया। वहीं घर पर भी सबको इन्फॉर्म कर दिया कि तपस्या अब ठीक है। उनको भी खबर लग चुकी थी, इसलिए अरमान ने सबको बता दिया। अरमान आईसीयू में आया और तपस्या का हाथ पकड़कर बैठ गया। अरमान, पता नहीं इन दिनों में हमारा कैसा रिश्ता बन गया है। तपस्या, हमारा रिश्ता तो पहले से तय था, लेकिन अब हमारे इस सफ़र को प्यार के सफ़र तक तय करना है और हम दोनों को ही करना है। क्या मेरे साथ दोगी तुम? वादा करता हूँ कभी अकेला नहीं पाओगी खुद को। यह अरमान कपूर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम यहाँ दिल की तरफ उंगली करते हुए दिल बनकर धड़कने लगी हो। इस फीलिंग को अगर प्यार कहते हैं तो ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे तुमसे प्यार है। कब, कहाँ और कैसे नहीं जानता, लेकिन तुमसे प्यार हो गया। जिस तरह से तुम लड़ती हो एक आईपीएस ऑफिसर होकर अन्याय के खिलाफ, मेरा दिल तुम्हें और चाहने लगा है। तुम्हारा पास्ट क्या था मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, बस इतना जानता हूँ आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारी आगे की ज़िंदगी खुशियों से भरना चाहता हूँ। इतनी खुशी देना चाहता हूँ कि तुम भूल जाओगी कि गम क्या होता है। अरमान ने उसका हाथ अपने माथे से लगाया और उसकी आंख से एक बूंद आंसू जा गिरा। तभी मशीनों से आवाज़ आने लगी। अरमान ने देखा कि तपस्या को होश आ रहा है। यह देख वो बहुत खुश हो गया। अब पूरी तरह से तपस्या को होश आ गया था और अपने सामने उसने अरमान को देखा, जो उसके हाथ को पकड़े उसको देख रहा था। अरमान, ठीक हो तुम तपस्या? तपस्या, हाँ मैं ठीक हूँ। और दादू वो कहाँ हैं? अरमान, मैंने रॉय के साथ उनको समझाकर भेज दिया है। तपस्या, ठीक किया, वरना यहाँ रहते तो परेशान हो जाते। अरमान,
कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम ठीक हो? अरमान को उसकी फिक्र करता देख उसको अच्छा लगा और वो साफ साफ अरमान की आंखों में अपने लिए फिक्र देख पा रही थी। और उसने भी अरमान का हाथ थाम लिया। यह महसूस होते ही अरमान का दिल बाग बाग हो गया। तपस्या, अरमान मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। और इतनी चोट तो मुझे लगती रहती है, इसलिए परेशान होना बंद करो। आज इस धरती से एक पापी का नाश हुआ है, उसने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ। तपस्या ने गहरी सांस ली। उसको अपनी बहन की याद आ गई और उसकी आंखों से एक आंसू टपक गया जो अरमान का दिल जलाने के लिए काफ़ी था। अरमान, जो होना था हो गया तपस्या, और ना ही हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन तुम अपनी दी को हंसते हुए याद करोगी तो उनकी आत्मा को शांति पहुंचेगी, वो जहां भी होंगी। अब से आज से तुम्हें भी खुश रहना है। तपस्या, रहोगी ना खुश? बोलो। तपस्या अपने आंसू पोंछते हुए, हाँ अरमान, तुम सही कह रहे हो, और अब मैं भी खुश रहूंगी। अरमान हाथ बढ़ाकर, क्या तुम मेरे साथ मेरी हमसफ़र बनकर मेरे साथ चलोगी? क्या तुम हमारे इस सफ़र को प्यार का सफ़र बनाकर चलोगी? अरमान ने बड़े ही दिल से और प्यार से तपस्या से कहा। वहीं तपस्या उसको अपनी आंखों से देखने लगी। तपस्या मुस्कुराई और उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया, जिससे अरमान खुशी से फूल गया। तपस्या, अब जिंदगी भर ये हाथ नहीं छोड़ूंगी, ना तुम्हें छोड़ने दूंगी। अरमान, छुड़वाना भी कौन चाहता है? अगर तुमने छोड़ना भी चाहा ना तो कसकर पकड़ लूंगा, जिससे तुम चाहकर भी छुड़वा नहीं पाओगी। तपस्या, मैं तपस्या सिंह हूँ जो एक बार कमिटमेंट करती तो उससे पीछे नहीं हटती। अरमान उसके हाथ को सहलाते हुए, बस अब तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसे ही शादी कर लेंगे। तपस्या ने बस गर्दन हाँ में हिला दी और दवाई की वजह से फिर से नींद में चली गई। वहीं रॉय दादू को आराम से घर छोड़कर वानिया के पास आ गया। दोनों एक झील के किनारे आ गए और वहां बैठ गए। वानिया ने उसे कंधे पर सिर रखा। वानिया, कहाँ थे इतनी देर? रॉय, न्यूज़ तो देखी ना तुमने? वानिया, हाँ देखी तो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जय मल्होत्रा ऐसा निकलेगा। रॉय, कभी कभी जो हम नहीं सोचते वैसा ही हो जाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा और कुछ गलत नहीं होगा। रॉय ने वानिया की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके कंधे पर सिर रखे उसको ही देख रही थी। वानिया, हम शादी कब करेंगे रॉय? रॉय, बस एक बार अरमान और तपस्या की हो जाए, उसके बाद हमारी ही बारी है। और अब मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं भी चाहता हूँ दिन मेरा तुम्हें देखकर शुरू हो और रात तुम्हारी गोद में। वानिया मुस्कुरा दी। वानिया, मैं भी अपनी सुबह की शुरुआत तुम्हें देखकर करना चाहती हूँ। रॉय, अब बहुत दूर रह लिए, अब यह दूरियां ख़त्म करने का वक्त आ गया है। रॉय, जल्दी ख़त्म होंगी, थोड़ा सा अब सब्र रखो। रॉय ने वानिया को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और वानिया भी उसकी बाहों में सिमट गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। वो दिन भी आ गया जब अरमान और तपस्या की शादी होने वाली थी। इन दिनों में दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। अरमान ने अपने प्यार का इजहार तो हॉस्पिटल में ही कर दिया था। रात का वक्त, अरमान और तपस्या का रूम। तपस्या अपने कपड़े चेंज करके रूम में बैठी थी, तभी अरमान वहां आया और उसको देखकर मुंह बनाकर कहा, अरमान, क्या यार, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरमान ने तपस्या के पास बैठते हुए कहा। तपस्या, मैंने क्या किया? अरमान, मुझे लगा था कि तुम किसी सुशील संस्कारी बीवी की तरह हाथ में दूध का गिलास लिए और बेड पर घूंघट डाले बैठी होगी, और मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा और फिर तुम शर्मा के मुझे दूध दोगी, और फिर मैं कहूँगा पहले तुम, फिर तुम कहोगी नहीं जी नहीं, पहले आप पीजिए। फिर एक घूंट में पीता, फिर तुम्हें पिलाता, और
तपस्या, और आगे मैं बताती हूँ। फिर मैं शर्मा के गर्दन झुका लेती और फिर तुम मेरा फ़ायदा उठाते। बेचारे अरमान के अरमानों पर पानी फिर गया। अरमान, हाँ यही सोचा था। जब तुम शर्मा कर गर्दन झुका लेती फिर मैं प्यार से तुम्हारा चेहरा अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाता। अरमान बोल ही रहा था कि उसको एक खींच के लात पड़ती है जो तपस्या ने मारी थी। अरमान सीधा बेड से नीचे गिरता है। अरमान, जंगली बिल्ली कहीं की, मारने से पहले सावधान तो कर देना चाहिए था कि मुझे तुम्हारी तरफ से एक लात आज ही रात गिफ्ट में मिलने वाली है। अरमान कराहते हुए अपनी पीठ पर हाथ रखे बोला। तपस्या उसके पास आकर बैठ गई। तपस्या, अगर मेरे साथ ज़्यादा उल जलूल बात करने की सोची भी ना बैठ रही, कसम तुम्हारे इस चश्मे की बैंगन का भरता बना दूंगी। बड़ा आया अरमानों पर पानी फेरने वाला। तपस्या बोल ही रही थी कि अरमान ने उसको गले से लगा लिया। वहीं तपस्या आंखें फाड़े उसको देख रही थी। अरमान उससे अलग हुआ और कहा, अरमान बेबी, अब से तुम्हारी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, समझी? और ज़्यादा ज़बान चलाई ना तो ऐसे ही चुप करवाऊंगा। अरमान ने उसके गाल थपथपाते हुए आराम से उसको गोद में लेकर बेड पर लेटा दिया और खुद कपड़े चेंज करने चला गया। तपस्या अभी भी सदमे में थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। जब होश में आई तो उसके चेहरे पर शर्म से भरी मुस्कान दौड़ गई और खुद को कंबल में ढक लिया। थोड़ी देर बाद अरमान और तपस्या लेट गए। दोनों चैन की नींद सो गए। वहीं दूसरी ओर वान्या और रॉय भी एक साथ, और जल्दी ही उनकी शादी होने वाली थी। वान्या के पेरेंट्स ने मंजूरी दे दी थी। रॉय वान्या के रूम में वान्या के पास बैठा उससे बात कर रहा था। वहीं वान्या भी उसके बाल सहलाते हुए उसकी बात मुस्कुराते हुए सुन रही थी। दोनों कपल की जिंदगी में खुशियां आ गई थी। अगले दिन अरमान की नींद खुली तो देखा तपस्या उसके सीने से लगी आराम से सो रही थी। यह देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह उसको धीरे से साइड करके बाथरूम चला गया। वो नहाकर बाहर आया तो देखा कि तपस्या अभी भी सो रही है। उसने पहले कपड़े पहने और तपस्या की बगल में बैठ गया। अरमान उसके बालों में हाथ फेरते हुए, तपस्या उठ जाओ, सुबह हो गई है और कितना सोना है। तपस्या ने धीरे से आंख खोलकर अरमान को देखा जो उसको प्यार से देख रहा था। तपस्या, गुड मॉर्निंग बैटरी। अरमान, गुड मॉर्निंग मेरी जंगली बिल्ली। तपस्या ने एक नज़र उसको देखा और अरमान की गोद में सिर रख वापस सो गई। उसकी इस हरकत पर अरमान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसके बालों में उंगली घुमाने लगा। अरमान, जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, मॉम डैड का प्यार भी नहीं मिला कभी, लेकिन अब तुम्हें हर खुशी मिलेगी। जो तुम्हें चाहिए वो ज़रूर तुम्हें मिलेगा। अब किसी चीज़, किसी के प्यार के लिए नहीं तरसोगी तुम। इतना कहकर अरमान ने तपस्या के गाल को प्यार से सहलाया, जिसका एहसास पाते ही तपस्या नींद में मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर ऐसा ही रहकर तपस्या उठ गई और तैयार होकर नीचे आ गई। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी जो बहुत अच्छी गई। फिर राजेश जी के कहने पर फिर से ड्यूटी पर चली गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रोज़ अरमान और तपस्या साथ में ड्यूटी पर जाते हैं और शाम को साथ ही आते। रात में कुछ टाइम बचाकर अपने लिए बिताते। रात का समय छत पर तपस्या और अरमान दोनों झूले पर बैठे हुए थे और तपस्या का सर अरमान के सीने पर था और अरमान उसका सिर सहला रहा था। तपस्या, अरमान, मुझे पता नहीं क्यों डर लगा रहता है। अरमान सिर को चूमते हुए, किस चीज़ का डर? तपस्या, यही कि जो खुशियाँ मुझे मिली हैं वो मुझसे छिन न जाएं। तुम दूर ना हो जाओ, बस इस बात का डर कि जो भी खुशियाँ मेरी किस्मत में आई हैं हमेशा मुझसे छीन गई हैं। लेकिन अब तुम्हें और इस परिवार को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती मैं। अरमान, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें जितना दर्द तकलीफ़ देखनी थी देख ली, लेकिन अब कोई दर्द तकलीफ़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना तुम तक पहुंच सकती है, क्योंकि अब अरमान कपूर तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ़ दर्द छू भी नहीं पाएगा।
मेरी इन बाहों के घेरे में सुरक्षित हो। अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारी खुशियाँ कभी कम होंगी। तपस्या मुस्कुरा उठी। तपस्या, एक बात मानोगी मेरी? अरमान, ऑर्डर करके तो देखो। तपस्या, मैं चाहती हूँ कि मेरी जानवी दी वापस आ जाए, मेरी बेटी बनकर। अरमान, ज़रूर वापस आएंगी और मैंने उसका नाम भी सोच लिया है, जो तुम्हारे और दी के नाम से है। तपस्या, क्या? अरमान, तन्वी। तपस्या और जानवी मिलाकर तुम दोनों होंगी उसमें, जिससे तुम्हें तुम्हारी दी मिल जाएगी और मुझे तुम्हारे जैसी एक बहादुर बेटी, एक आईपीएस ऑफिसर की बेटी जो किसी से नहीं डरेगी। तपस्या उसके गाल पर हाथ रखते हुए, बहुत अच्छा नाम है अरमान। अरमान, चलो अब नीचे रूम में चलते हैं, ठंड भी काफ़ी होने लगी है। कुछ महीनों बाद तपस्या का लास्ट टाइम था और वह बेड पर बैठी हुई थी और हाथ में जानवी की तस्वीर लेके बात कर रही थी। तपस्या, फाइनली दी, आपके आने का वक्त हो गया है। अब आएंगी ना दी मेरी बेटी बनकर? तपस्या की आंखों में नमी थी। तपस्या, अब आपको आना पड़ेगा, समझी आप? और इस बार मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, देखना। आपको अपने सीने से लगा कर रखूंगी, किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी, इस दुनिया से बचा के अपनी गोद में छुपा कर रखूंगी दी, जिससे यह बुरी दुनिया आपको ढूंढ ना पाए। तपस्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दरवाजे से टेक लगा के अरमान खड़ा था। उसने सारी बात सुनी। वो चलकर उसके पास आया और तपस्या की गोद में सिर रखकर लेट गया। जब तपस्या ने अपनी गोद में अरमान को देखा तो तस्वीर साइड में रख उसके माथे से माथा लगाकर बैठ गई। तपस्या, दी वापस आएंगी ना अरमान? अरमान, हाँ, उनको आना पड़ेगा तुम्हारी बेटी बनकर और मेरी प्रिंसेस बनकर। और अब तुम रोना बंद करो, वरना मेरी प्रिंसेस पर बुरा असर पड़ेगा। तपस्या का रोना बंद हो गया था, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसे देख अरमान घबरा गया और उसको गोद में उठाकर नीचे ले आया। तपस्या दर्द में चीखते हुए, अरमान, दर्द हो रहा है, कुछ करो। अरमान घबराते हुए, बस हॉस्पिटल जा रहे हैं, अभी लगता है प्रिंसेस आने वाली है। तभी वहाँ मोहिनी जी आई। मोहिनी जी, बेटा जल्दी से चलते हैं, तब तक ड्राइवर ने कार निकाल ली थी। अरमान तपस्या को लेकर पीछे बैठ गया और मोहिनी जी साइड वाली सीट पर। ड्राइवर ने कार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। वहीं तपस्या अरमान को गोद में सिर रख सीट पर लेटी हुई थी और दर्द से उसका हाल बेहाल था। अरमान का दिल जोरों से धड़क रहा था और वह उसके हाथ पैर मसल रहा था। हॉस्पिटल। मोहिनी जी बाहर चक्कर लगा रही थी, साथ में वान्या भी थी। रास्ते में ही मोहिनी जी ने रोए और वान्या को कॉल कर दिया था। दोनों भागे भागे हॉस्पिटल आए। रोए अंदर रूम में चला गया और वान्या मोहिनी के पास रुक गई। जैसे बच्चे के रोने की आवाज़ बाहर आई, तपस्या की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। रोए, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बेटी हुई है, इट्स ए बेबी गर्ल, चाचू की प्रिंसेस आ गई। उसने अपनी गोद में ली छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और रोए जा रही थी। तपस्या धीरे से, दी आ गई अरमान। अरमान उसका माथा चूमते हुए, थैंक यू मुझे मेरी प्रिंसेस देने के लिए। तपस्या मुस्कुरा दी। तपस्या, हमारी प्रिंसेस अरमान। अरमान, हाँ, हमारी प्रिंसेस तन्वी अरमान कपूर। थोड़ी देर बाद तपस्या को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मोहिनी जी, वान्या, तब तक दादू भी आ गए थे। अरमान और रोए भी वहीं थे। राजेश जी किसी सर्जरी की वजह से बाहर विदेश गए हुए थे। बच्ची दादू की गोद में थी। दादू, बिल्कुल मेरी जानवी जैसी है ये, वही होंठ, वही आंखें, वही नैन नक्श। ऐसा लगता है जैसे मेरी जानवी वापस आ गई हो। तपस्या, हाँ दादू, मेरी दी वापस आ गई है, मेरी बेटी बनकर। तपस्या ने नम आंखों से कहा तो सब मुस्कुरा दिए। तपस्या और अरमान की फैमिली पूरी हो गई थी और उनकी फैमिली उनकी बेटी तन्वी ने पूरी की है। सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे थे। कुछ महीनों बाद वान्या ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हृदय रखा गया। अरमान और तपस्या अपनी बेटी तन्वी के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे थे। तपस्या ने अपनी बच्ची के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी।
ताकि उसकी परवरिश अच्छे से कर सके। सबने मना भी किया, लेकिन तपस्या को अब अपनी बेटी के आगे कुछ नहीं दिखता था। अरमान और तपस्या की जिंदगी बस नन्ही तन्वी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। दोस्तों, तपस्या और अरमान की खट्टी मीठी लव स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसी ही और रोमांचक लव स्टोरी देखनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही लव स्टोरी लाते रहें।